आज हमारे सामने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर कुछ नोट्स हैं। जी। और इन नोट्स को पढ़ते हुए जो पहली चीज जो एकदम से ध्यान खींचती है वो है इसका आकार। हाँ, इसका साइज। और दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। हम्म। तो आज हम इसी विशाल दस्तावेज की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इसमें क्या क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि इसे ऐसा क्यों बनाया गया। बिल्कुल। मतलब वो कौन से मुख्य स्तंभ हैं जो भारत की शासन व्यवस्था और हम नागरिकों के जीवन को आज भी एक तरह से आकार दे रहे हैं। सही। ये सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं है, ये तो एक तरह से आधुनिक भारत का डीएनए है। डीएनए, वाह। और इसे समझने के लिए हमें इसकी हर परत को खोलकर देखना होगा। तो चलिए पहली परत से ही शुरू करते हैं। इसका आकार नोट्स में साफ लिखा है। शुरू में 395 अनुच्छेद थे, जो अब 470 से भी ज्यादा हो गए हैं। हाँ वही। तो सवाल ये है कि कोई भी देश अपने लिए इतनी बड़ी और जटिल नियम पुस्तिका क्यों बनाएगा? क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब जो है वो भारत की अपनी अनूठी परिस्थितियों में छिपा है। जब संविधान बन रहा था तो निर्माताओं के सामने एक विशाल देश था। हजारों साल का इतिहास, अनगिनत भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और ऊपर से देश का बंटवारा अभी अभी हुआ था। माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। तो ऐसे में वो कोई भी चीज किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। वो हर छोटी बड़ी बात को साफ साफ लिख देना चाहते थे। अच्छा। चाहे वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो या अल्पसंख्यकों के अधिकार हो, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के भ्रम या कह सकते विवाद की गुंजाइश कम से कम रहे। मतलब ये विशालता एक मजबूरी भी थी और एक जरूरत भी। ज्यादा स्पष्टता के लिए ज्यादा विस्तार। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में एक और दिलचस्प बात कही गई है जिसे लेकर अक्सर बहस होती है कि ये एक उधार लिया हुआ संविधान है। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे हमने बस दुनिया भर से चीजें कॉपी पेस्ट कर ली। क्या ये सच है? हाँ, ये कॉपी पेस्ट वाली बात जो है ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। ये सच है कि संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन असली जादू नकल करने में नहीं बल्कि उन अलग अलग हिस्सों को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालने में था। बिल्कुल, भारतीय जरूरतों की चाशनी में डुबोकर एक साथ जोड़ने में था। इसे उधार लेना नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सफल प्रयोगों से सीखना कहना ज्यादा सही होगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इसमें कोई खतरा नहीं था? मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के समाज तो हमसे बिल्कुल अलग थे। बहुत बड़ा खतरा था और संविधान निर्माता इस बात को जानते थे। तो फिर आप सोचिए, एक तरफ उन्होंने ब्रिटेन का संसदीय ढांचा लिया जहां संसद सबसे ऊपर है। हाँ। और दूसरी तरफ अमेरिका से न्यायिक समीक्षा का विचार लिया जहां न्यायपालिका संसद के बनाए कानूनों को भी रद्द कर सकती है। ये तो दोनों एकदम अलग व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल अलग। और इन्हें एक साथ काम करने लायक बनाना ही मैं कहूंगी संविधान सभा की सबसे बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने हर विचार को भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढाला। तो हमने ब्रिटेन और अमेरिका की बात की, लेकिन मैं इन नोट्स में आयरलैंड का भी जिक्र देख रहा हूँ। आयरलैंड तो एक छोटा सा देश है। वहां से ऐसा क्या खास मिला जो हमारे संविधान निर्माताओं को इतना जरूरी लगा? आयरलैंड से हमने लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी। हाँ, ये सिद्धांत सरकार को एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं। और कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का ढांचा लिया। तो ये कोई खिचड़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोच समझकर बनाया गया मिश्रण है जो भारत की जरूरतों को पूरा करता है। चलिए इसी संघीय व्यवस्था पर आते हैं। नोट्स में एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्वाजी फेडरल। हाँ, क्वाजी फेडरल। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, इसका असल में मतलब क्या है? इसे आसान शब्दों में समझते हैं। एक संघीय यानी फेडरल सिस्टम वो होता है जहां शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साफ साफ बंटी होती है। जैसे अमेरिका में? हाँ, अमेरिका इसका क्लासिक उदाहरण है। भारत में भी ऐसा ही है? हाँ, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये बताती हैं कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। ये इसका संघीय चरित्र है। तो फिर इसमें ये क्वाजी यानी अर्ध शब्द क्यों जुड़ा है? वो इकाईवादी या यूनिटेरी झलक कहाँ से आई? वो झलक तब दिखती है जब हम देखते हैं कि तराजू का पलड़ा वो केंद्र की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। अच्छा, कैसे?
जैसे आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं और देश का ढांचा लगभग इकाईवादी हो जाता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस वो केंद्र के नियंत्रण में होती हैं, भले ही वे राज्यों में काम करते हों। सही। और सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान में देश को राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसका मतलब है कि राज्य अपनी मर्जी से इस संघ से अलग नहीं हो सकते। तो ये मजबूत केंद्र देश की एकता के लिए बनाया गया था। बिल्कुल, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन क्या इससे राज्यों और केंद्र के बीच हमेशा एक तनाव नहीं बना रहता? कई बार तो राज्य शिकायत करते हैं कि केंद्र अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये तनाव, ये भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है और ये बहस हमेशा चलती रहती है। लेकिन संविधान निर्माताओं का उद्देश्य संतुलन बनाना था। संतुलन? हाँ, वे राज्यों को स्वायत्तता देना चाहते थे, लेकिन देश की एकता की कीमत पर नहीं। इसी संतुलन की वजह से इसे क्वेजी फेडरल कहा जाता है, एक ऐसा ढांचा जो जरूरत के हिसाब से कभी संघीय तो कभी इकाईवादी बन सकता है। तो ये सरकार का एक शक्तिशाली ढांचा है, लेकिन ये पूरी मशीनरी आखिरकार है किसके लिए? आम नागरिक के लिए। बिल्कुल। तो इस विशाल व्यवस्था के भीतर एक आम भारतीय को क्या सुरक्षा और अधिकार मिलते हैं? मेरे ख्याल से यहीं पर मौलिक अधिकारों की बात आती है। बिल्कुल, लेकिन मौलिक अधिकारों से भी पहले एक और क्रांतिकारी कदम था। वो क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार। हाँ। सोचिए, 1950 में जब भारत एक नया आजाद हुआ देश था, जहां 80% से ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी और गरीबी बहुत ज्यादा थी, तब हमारे संविधान ने 21 साल जो अब 18 साल है से ऊपर के हर नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, वोट देने का अधिकार दे दिया। ये आज हमें बहुत सामान्य लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। ये सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत साहसी और प्रगतिशील फैसला था। अच्छा। उस वक्त अमेरिका और यूरोप के कई तथाकथित विकसित देशों में भी महिलाओं और अश्वेत लोगों को वोटिंग के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। सही बात है। हमारे संस्थापकों ने जनता पर जो भरोसा दिखाया वो अभूतपूर्व था। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। वाकई, इस नजरिए से देखें तो ये एक असाधारण कदम था। अब आते हैं उन अधिकारों पर जिनकी गारंटी संविधान देता है। नोट्स में 2 तरह की चीजों का जिक्र है, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत, मतलब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। अक्सर लोग इन दोनों को लेकर भ्रम में रहते हैं। हाँ, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे समझें इसे? इसे ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार आपके घर के वे मजबूत नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे कोई आपकी इजाजत के बिना आपके कमरे में नहीं घुस सकता। ठीक है। ये आपको राज्य की ताकत से बचाते हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ता है, यानी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये न्यायोचित है, करवाया जा सकता है। बिल्कुल। और डीपीएसपी? वहीं डीपीएसपी घर की करने वाली चीजों की सूची की तरह है। टू डू लिस्ट? हाँ, टू डू लिस्ट। जैसे हमें बगीचे में और फूल लगाने चाहिए, या घर को और सुंदर बनाना चाहिए। ये अच्छे विचार हैं, लक्ष्य हैं जो सरकार को बताते हैं कि एक अच्छा शासन कैसा होना चाहिए। जैसे समान काम के लिए समान वेतन। हाँ, या पर्यावरण की रक्षा। ये सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। लेकिन अगर ये पूरे नहीं होते तो आप सरकार पर केस नहीं कर सकते। कमाल का उदाहरण है। मतलब एक तरफ मौलिक अधिकार हैं जो सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं और नागरिक को सुरक्षा देते हैं, और दूसरी तरफ डीपीएसपी हैं जो सरकार को एक बेहतर समाज बनाने का लक्ष्य देते हैं। बहुत खूब। तो क्या संविधान नागरिकों से भी कुछ उम्मीद रखता है? हमारे नोट्स में मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। अच्छा, ये बाद में आए? हाँ, इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये महसूस किया गया कि नागरिक सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन देश के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो एक तरह से ये नागरिकों के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे डीएसपी सरकार के लिए हैं। बिल्कुल सही शब्द, नैतिक कंपास। ये कुल 11 कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, देश की एकता की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। हाँ,
ये भी डीएसपी की तरह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये एक जिम्मेदार नागरिक के आदर्शों को सामने रखते हैं। तो ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये पूरा ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, सरकार, नागरिक अधिकार, ये बहुत जटिल है। इसे ठीक से चलाने और इस पर नजर रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? नोट्स में 2 संस्थाओं का जिक्र प्रमुखता से है, स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग। ये भारतीय लोकतंत्र के 2 सबसे मजबूत स्तंभ है, कह सकते हैं। स्तंभ। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि सरकार और संसद दोनों संविधान के दायरे में रहकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। हाँ। और उसके पास न्यायिक समीक्षा की अद्भुत शक्ति है। ये न्यायिक समीक्षा असल में कितनी शक्तिशाली है? ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकता है। किसी भी कानून की? किसी भी। हाँ। और अगर वो कानून संविधान के किसी प्रावधान का, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द कर सकता है। वाह! असल में 1973 के एक ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले के बाद से तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय कर दिया है कि संसद संविधान की मूल संरचना को बदल ही नहीं सकती। मूल संरचना मतलब? जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या शक्तियों का बंटवारा, संसद इन्हें नहीं बदल सकती, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो। मतलब संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन असीमित शक्ति नहीं है। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। बिल्कुल। ये तो वाकई में अद्भुत है। और निर्वाचन आयोग की भूमिका? अगर न्यायपालिका संविधान की रक्षक है तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की प्रक्रिया का रक्षक है। प्रक्रिया का रक्षक। ये एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जिस पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। देश में राष्ट्रपति से लेकर लोकसभा और विधानसभाओं तक के सभी चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने की जिम्मेदारी इसी की है। इन दोनों संस्थाओं की स्वतंत्रता के बिना हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं हो सकता था। बिल्कुल नहीं। अब एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, संविधान इस अनेकता में एकता को कैसे बनाए रखता है? इसके लिए संविधान में बहुत ही सोच समझकर कुछ धागे बुने गए हैं। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। मतलब? अमेरिका जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की और दूसरी उस राज्य की जहां व्यक्ति रहता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि भारत में ऐसा नहीं होगा। अच्छा। चाहे कोई केरल में रहे या कश्मीर में, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है। राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। ये हम भारतीय की भावना को मजबूत करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण धागा? दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट, सेक्युलरिज्म। हाँ। ये शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, लेकिन इसकी भावना शुरू से ही संविधान में मौजूद थी। अच्छा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से दूरी बनाना नहीं है, जैसा कि पश्चिम में होता है। यहाँ इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और संरक्षण करेगा। सभी धर्मों का समान सम्मान? हाँ, धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन सभी विशेषताओं को एक साथ देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक सामाजिक दस्तावेज भी है। सही कहा। ये एक ऐसा ढांचा है जो विशाल है, लचीला है और पूरी तरह से नागरिक केंद्रित है। ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच, केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच एक अद्भुत संतुलन साधने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कहा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत? हाँ, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। इसमें समय के साथ संशोधन करने की गुंजाइश रखी गई है और अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो भी चुके हैं। ये दिखाता है कि ये पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढाल सकता है। इसका अंतिम लक्ष्य वही है जो प्रस्तावना में लिखा है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित करना। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर से बेहतरीन विचार जरूर लिए, लेकिन उन्हें आंख बंद करके नहीं अपनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर विचार को भारतीय कसौटी पर कसा गया, उसे यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया और फिर संविधान का हिस्सा बनाया गया। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज
आज़ादी के 75 साल बाद संविधान की ये विशेषताएं भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियों का सामना करने में कितनी प्रासंगिक हैं? नई चुनौतियां जैसे डिजिटल युग में निजता का अधिकार। बिल्कुल, या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जिम्मेदारियां, और भविष्य के भारत के लिए इनमें से कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? क्या वो इसका लचीलापन होगा, या इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति होगी, या फिर नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।